मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सएमएल के बारे में बताया था और फिर आपको कहा था कि एक्सएमएल में कस्टम टैग्स हो सकते हैं, टैग्स आपके अपने मर्जी के नेम के। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जो हम फंक्शनल कंपोनेंट लिखते हैं, दरअसल वही फंक्शनल कंपोनेंट जब हम कॉल करते हैं तो उसे नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल नहीं करते, बल्कि उसे टैग नोटेशन में कॉल करते हैं। यानी व्हेन वी राइट इट इनसाइड द टैग्स, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉल टू दैट फंक्शन। लेकिन हम इसे फंक्शन कॉल नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कंपोनेंट को रेंडर करना। गॉट इट? तो हम ये तीन कंपोनेंट्स हमने अलग से बनाए, हेडर का, मेन का और फुटर का। और ये तीनों कंपोनेंट्स यहाँ मेन ऐप कंपोनेंट में रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ऐप है ये पेरेंट कंपोनेंट बन गया और इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स मैंने रेंडर किए हैं ये क्या बन गए? चाइल्ड कंपोनेंट। यानी ऐप के अंदर कितने चिल्ड्रन हैं? 3 चिल्ड्रन कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो नॉर्मली नॉर्मली जब हम रिएक्ट की बात करते हैं या रिएक्ट के कंपोनेंट की बात करते हैं तो वी नॉर्मली एंड यूजुअली टॉक अबाउट कंपोनेंट ट्री। रिएक्ट कंपोनेंट ट्री, ट्री इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक पेरेंट कंपोनेंट है तो उस पेरेंट कंपोनेंट में अभी इस केस में देखें, पेरेंट कंपोनेंट कौन है? ऐप है। तो assume that this is an app component which is being treated as a parent component। और इस parent component के अंदर 3 further components रेंडर हो रहे हैं। which one? एक हेडर का कंपोनेंट है, इसी तरह एक हमारा मेन का कंपोनेंट है और इसी तरह तीसरा हमारा फुटर का कंपोनेंट है। तो यूं समझ लें कि ये तीनों हमारे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। अब प्रॉब्लम नहीं इनफैक्ट अगला जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो इसी से रिलेटेड है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कंपोनेंट ट्री क्या होता है, सिंपली ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी रेंडर इन एन ऐप आर इनफैक्ट आर रिटन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यानी एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट। अब अज्यूम करें कि मेरे इस मेन के अंदर फर्दर बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, तो वो क्या होगा? वो सारे चिल्ड्रन होंगे किसके? मिसाल के तौर पे इसके अंदर अगर 3 कंपोनेंट्स हैं या 2 कंपोनेंट्स हैं तो ये तीनों कंपोनेंट का पेरेंट कौन होगा? मेन। और फिर मेन का कंपोनेंट कौन होगा? सॉरी, मेन कंपोनेंट का पेरेंट कौन होगा? ऐप। इसी तरह इसके भी चाइल्ड कंपोनेंट हो सकते हैं। फिर आप अगर ये इसके भी चाइल्ड हो सकते हैं, 2 या 1 या 3, एज मेनी एज वी नीड। फिर इसके भी चाइल्ड हो सकते हैं, फिर इसका भी चाइल्ड हो सकता है और फिर इसका भी चाइल्ड हो सकता है। सो हेंस इसके भी जितने आप चाहें चिल्ड्रन जितने रिक्वायर्ड है वो हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने वो डोम का कॉन्सेप्ट देखा था ना, एचटीएमएल के टैग्स जो है वो पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। इसको डोम से कंपेयर नहीं करना फिलहाल, ये रिएक्ट कंपोनेंट ट्री है। इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्ट कंपोनेंट ट्री। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल द कंपोनेंट्स in the React app can be considered as or can be understood as having their having parent child relationship। अब सवाल जो अगला टॉपिक हमने पढ़ना है, जैसे ये पेरेंट है तो इसमें हेडर, मेन और फुटर 3 इसके चाइल्ड है। तो हमें अक्सर ये जरूरत पड़ती है कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करें। अच्छा, डेटा तो हम बाद में पास करेंगे, मैं जरा इसको सेव कर लेता हूं और उससे पहले मैं आपको जरा एक प्रैक्टिकली कुछ और चीज दिखाता हूं। तो ये कंपोनेंट ट्री आपको समझ आ गई, ठीक है? अब मैं ये चाहता हूं कि हमें पता है कि हम JSX के अंदर HTML भी लिख सकते हैं और JSX के अंदर वो XML के जो अपने टैग्स बनाए हैं वो भी रेंडर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे H1 लिख सकता हूँ, कोई एतराज तो नहीं है ना? ठीक। और उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ जी हेलो। और अब मैं इस ऐप को रन करता हूँ, मैंने अभी तक रन नहीं किया, npm run dev से। सो आई बी सीइंग द आउटपुट इन द ब्राउजर और वो मुझे क्या नजर आएगा? हेडर, मेन, फुटर का जो कंटेंट है वो तो नजर आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे पहले क्या नजर आएगा? हेलो नजर आएगा। ठीक है, दिस इज हेलो। अब सवाल ये है कि मुझे कुछ डेटा के साथ काम करना है। रिएक्ट में ना 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्टेटफुल कंपोनेंट और एक होता है स्टेटलेस कंपोनेंट। मैं अगर इसको हटा दूं क्योंकि ये लास्ट रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो रिएक्ट में देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं जी? एक है स्टेटलेस
कंपोनेंट और दूसरा है स्टेटफुल कंपोनेंट। ये स्टेटलेस कंपोनेंट और स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होता है? अभी आप देखें हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं। एक तो ऐप का कंपोनेंट है जो बाकी तीन को रैप किए हुए, तो एक तो हेडर कंपोनेंट है, दूसरा मेन कंपोनेंट है, तीसरा फुटर कंपोनेंट है। ये चारों कंपोनेंट जो अभी तक हमने लिखे हैं, ऐप, हेडर, मेन और फुटर, ये चारों के चारों स्टेटलेस कंपोनेंट्स हैं। स्टेटलेस कंपोनेंट का मतलब क्या है कि दे रिटर्न सम यूआई या सम जेएसएक्स, और वो जेएसएक्स क्या करता है बेसिकली, दैट रिप्रेजेंट्स अ पीस ऑफ यूआई ऑन द ब्राउजर। इसमें कोई डेटा मैनिपुलेशन नहीं हो रही, डेटा कैलकुलेशन नहीं हो रही, डेटा रेंडरिंग नहीं हो रही, तो इसलिए ये क्या है, स्टेट लेस कंपोनेंट्स है। यानी यूं समझ लें कि स्टेटलेस कंपोनेंट्स को सिर्फ प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, कि ये सिर्फ क्या देते हैं आपको, प्रेजेंटेशन या यूआई दिखाते हैं आपको। उनमें डाटा ना कोई डाटा रेंडर हो रहा होता है और ना कोई डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो स्टेटलेस कंपोनेंट्स क्लियर हो गया। यानी अभी तक जितने कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या थे, स्टेटलेस। टुडे इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेटफुल कंपोनेंट। अच्छा, स्टेटफुल कंपोनेंट को समझने से पहले आपको सबसे पहले इसका पहला वर्ड समझना होगा, स्टेट। बिकॉज देखिए, स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों में फर्क किस चीज का है, स्टेट का है। अगर किसी फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट होगी तो वो स्टेटफुल कंपोनेंट कहलाएगा, और अगर स्टेट नहीं होगी तो वो स्टेटलेस कंपोनेंट कहलाएगा। तो अभी इस पूरे फंक्शन में कहीं भी स्टेट नहीं है, ठीक है। अब लव स्टेट क्या है यही आपको समझ नहीं है। सो नाउ कम बैक टू दिस। अगर मैं यहां पे लिखूं लेट ए इक्वल्स टू 90, या कुछ भी लिख दें, मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में अब कोई लॉजिक परफॉर्म करने जा रहा हूं, या मैं कोई डायनामिक डेटा के साथ या उसे डिस्प्ले करने जा रहा हूं, या उसको कोई उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहा हूं। यानी कहने का मतलब यह है कि मैंने फर्स्ट टाइम इस फंक्शनल कंपोनेंट में एक डेटा इंट्रोड्यूस करवाया है। अब डेटा में बी ऑफ एनी काइंड। आपने कितने एग्जाम के डेटा पढ़े थे? आपने सिंपल वेरिएबल पढ़ा था, आपने अरे पढ़ी थी, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, हमने फंक्शन पढ़ा था। गॉट इट? क्योंकि हमने फंक्शन को वेरिएबल में सेव करना सीखा था, तो उस हिसाब से फंक्शन भी एक किस्म का वो डेटा भी हो गया। फिर हमने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी फंक्शनल कंपोनेंट में डेटा आ जाए या डेटा की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो वो स्टेटलेस नहीं रहता, बल्कि वो क्या हो जाता है, स्टेटफुल कंपोनेंट हो जाता है। समझ आ गई ये बात? अच्छा, यहां पे अभी मैंने एक्सएमएल के 3 रूल्स बताए थे कि एक्सएमएल के अंदर आप अनक्लोज टैग नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक्सएमएल में कस्टम टैग हो सकते हैं, एक्सएमएल में अगर आपने मोर देन 1 एलिमेंट्स रेंडर करने हैं तो उनको एक पेरेंट में रैप करके रेंडर करेंगे, ठीक। तो जब भी एक्सएमएल, अब मैं एक्सएमएल का नाम नहीं लूंगा, जेएसएक्स का नाम लूंगा। बार बार मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी आपको जेएसएक्स में कोई डायनामिक डेटा यानी कोई वेरिएबल, कोई एक्सप्रेशन प्रिंट करवाना हो या कोई एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना हो जेएसएक्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं हेलो के अंदर हेलो लिखने के बजाय क्या लिखने लगा हूं, दिस नेम। अब ये नेम वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, माय नेम। तो अगर मैं जेएसएक्स के अंदर ये वेरिएबल प्रिंट कराना चाहूंगा तो आई विल बी डूइंग इट इन द करली ब्रैकेट्स, ठीक। ये जो करली ब्रैकेट्स जेएसएक्स में आपको नजर आए ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, डायनामिक वैल्यू, या यूं कह लें कि एक्सप्रेशन लिखने के लिए डीलिमिटर्स होंगे। आई रिपीट, अगर यही दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स यहां आती रिटर्न से पहले, तो ये क्या होता, ऑब्जेक्ट लिटरल होता, ठीक। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी जेएसएक्स में आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स लिखेंगे और उसके अंदर जो भी वेरिएबल नेम लिखेंगे, दैट इज स्ट्रेट अवे गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन दी आउटपुट स्क्रीन। तो यूं समझ लें कि आपको डायनेमिकली जेएसएक्स के अंदर डेटा इंजेक्ट करने का जो तरीका है वो समझ आ गया कि वी विल ऑलवेज बी यूजिंग दिस करली ब्रैकेट्स टू डिस्प्ले द डायनामिक वैल्यू। इसी तरह अगर आपको लेट सपोज किसी भी किस्म का कोई वेरिएबल हो, लेट ए इक्वल्स टू लेट सपोज 56 हो गया, और आप इसको दरमियान में डैश दें और फिर ये दें, फिर ए लिखें, तो ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, दिस, ये एज इट इज, और फिर 56 की वैल्यू। तो डायनामिक डाटा जीएसएक्स में कैसे प्रिंट करना है ये आपको समझ आ गई है। अब सवाल ये है
कि अगर मैं सिर्फ ए लिखता हूं और आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट समझाना मकसूद है। अब ये 56 है, मैं अगर यहां पे एक बटन बना दूं और उस बटन को कहूं जी लेट्स सपोज इंक्रीमेंट, मैं ये चाहता हूं कि मैं जब इस पे क्लिक करूं तो ये 56 क्या हो जाए, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। हाउ कैन वी डू दैट? हमने जावास्क्रिप्ट में ये काम किया है, क्लिक इवेंट हैंडलर किया हुआ है हम सब ने, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं पता होगा ऑन क्लिक पे क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं यहाँ पे भी बिल्कुल जावास्क्रिप्ट, क्योंकि रिएक्ट बेसिकली इज नथिंग, इट्स अ जावास्क्रिप्ट, लेकिन जावास्क्रिप्ट को लिखने का एक स्पेशल तरीका है, खास उन्होंने मैकेनिज्म दिया हुआ। तो मैंने कहा जी ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे अब देखिए उसने मुझे क्या दिया है, करली ब्रैकेट, क्योंकि ऑन क्लिक पे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई फंक्शन कॉल, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई फंक्शन कॉल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी हैंडल, कोई भी नाम दे दें, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। और अब आपको पता है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, क्यों? क्योंकि मैं हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर रहा हूं, लेकिन ये फंक्शन मैंने कहीं लिखा नहीं है, डिफाइन नहीं किया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, यहां जाके रिटर्न से पहले इस फंक्शन को आप लेट लिख दें, फंक्शन का नाम और फैट एरो फंक्शन। ये सिंटैक्स आपको पता है, ये 6 में मैंने कहा था बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, कि आप अगर ये सिंटैक्स नहीं पता तो सिर्फ ये तो पता ही होगा। तो जब हम फैट एरो फंक्शन लिखते हैं तो दैट इज अ फंक्शन विदाउट आइडेंटिफायर, एनोनिमस फंक्शन। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉलेबल बनाने के लिए हमें उसे कोई किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। अब ये एरर हट गया और मुझे सामने को सब कुछ डिस्प्ले हो गया। तो अब जब मैं इसे क्लिक करूंगा, यानी इस बटन पे, इंक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तो ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये कॉल होगा। इसके अंदर आके अगर मैं सिर्फ लॉग लिख दूं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इफ माय फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड और नॉट, तो लेट्स गो टू द कंसोल, लेट्स पुट इट ऑन द राइट साइड, लेट्स ओपन द कंसोल, एक दफा रिफ्रेश कर लें ताकि वो जो एरर्स थे पुराने वो खत्म हो जाए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं इंक्रीमेंट पे, तो हेलो, सेकंड टाइम, 2 टाइम्स हेलो, 3 टाइम्स हेलो, इसका मतलब माय फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड करेक्टली। ठीक होगी बात? मुझे करना ही है अल्टीमेट, मेरा जो इशू, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे इस ए की वैल्यू को 56 से 57 करना है, यानी जो जो बटन पे क्लिक हो तो ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक, तो हमने क्या करना है, ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, दिस इज द सजेशन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है जी, तो क्या ये ठीक है? ए प्लस प्लस भी हो सकता है, बिल्कुल इंक्रीमेंट करने के बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल यही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती, वनीला जेएस में इसमें कोई गलती, वनीला जेएस कहते हैं प्लेन जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। सो मैं अगर अब यहां पे जाऊं तो मैंने ये किया, इंक्रीमेंट, नथिंग हैपेंस, जितनी मर्जी दफा क्लिक कर रहा हूं नथिंग हैपेंस। हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने गौर से सुनना है क्योंकि इसी में पूरी स्टेट का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। हालांकि अगर मैं यहां पे लॉग कर दूं और ए कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे देखिएगा 56 से क्या हो गया, बट ये 56 ही खड़ा है। इस पे फिर क्लिक किया, क्या हो गया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया। वेन एवर यू क्लिक इट, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि बहुत सिंपल भी है। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस बटन, दिस फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड, कंट्रोल यहां पे आता है और वो ए की वैल्यू को क्या कर देता है, एक इंक्रीमेंट कर देता है। अब ए इनिशियली क्या डिक्लेयर्ड है, 56, ए में एक इंक्रीमेंट करके 57, और यहां कंसोल लॉग में क्या कर देता है, 57 डिस्प्ले कर देता है। लेकिन ये ए तो वहीं का वहीं खड़ा है। अगर मुझे इस ए को भी, यानी ये चाह रहा हूं कि यूआई वाला ए भी अपडेट हो, तो क्या करूंगा? कोई आंसर, कोई सजेशन? जावास्क्रिप्ट का क्या तरीका है प्लेन वनीला जेएस का? सॉरी, इनर एचटीएमएल, वेरी गुड, पूरी लाइन बताएंगे जरा क्या करूंगा? वेरी गुड, डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं जैसे प्लेन वनीला जेएस का तरीका था, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको दूंगा जी फॉर एग्जांपल कोई भी आईडी दे दें, वैल दे दें, फिर यहां पे जाके क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। पता नहीं सारे बाकी क्यों शक्ल देख रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आई है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस हो रही है। डॉट इनर टेक्स्ट लिख दें या इनर एचटीएमएल लिख दें और ए लिख दें। और अब अगर मैं इसको हटा भी दूं तो ये मुझे क्या करेगा, 57, 58, 59, 60। ठीक, ये काम प्लेन वनीला जेएस वाला स्टाइल है। रिएक्ट जेएस करने के बहुत सारे मकासद में से एक ये है कि वो रिएक्टिव भी है, यानी हम खुद से मैनुअली डॉम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मतलब कभी तो नहीं, ये ज्यादा एग्जैजरेशन हो जाएगी, लेकिन नहीं करेंगे, नॉट रेकमेंडेड एट ऑल, अनलेस कि कोई बहुत ही तगड़े किस्म की मजबूरी ना हो। वी डू नॉट मैनिपुलेट द डॉम डायरेक्टली इनसाइड द रिएक्ट। ये फर्क बताना चाह रहा था। बाय द वे ये प्लेन तरीका है। अच्छा, आप अज्यूम करें कि ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, लेकिन मैं भी उस थ्योरी को बाईपास कर जाऊंगा, मैं सिर्फ हिंट दूंगा उसका, उसको टच करके गुजर जाऊंगा। 2-3 दिन बाद दोबारा उस टॉपिक पे आऊंगा। एक, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था एक्चुअल डॉम में क्या होता है कि जब आप किसी एक एलिमेंट पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो पूरे के पूरे डोम को रीपेंट करता है। वो पूरे के पूरे डोम को क्या करता है। अभी आप मुझे कहेंगे सर मसला तो कोई नहीं है, हो तो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, हो रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, मे बी कि ये पूरे जावास्क्रिप्ट में हजारों एलिमेंट, पूरे पेज पे हजारों एलिमेंट्स डॉम के पड़े हुए हैं। तो जब मैं एक एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये एलिमेंट क्या करेगा, पूरे के पूरे डोम को रीपेंट करेगा। अभी तो आपको पता ही नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप इस पेज के ऊपर फेसबुक जैसी एप्लीकेशन हो, लिंक्डइन जैसी एप्लीकेशन हो, तो इट इज वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा स्पीड का फर्क आपको नजर आएगा वाज़े तौर पे। समझ आइए बात। दैट्स व्हाई क्लिकिंग ऑन वन पर्टिकुलर एलिमेंट और causing the entire DOM to be repainted on the browser, that's costly thing, इसलिए हम ये काम नहीं करते। और रिएक्ट की पॉपुलैरिटी की वजह भी यही है कि रिएक्ट उस इंटायर डॉम ट्री को रीपेंट करने से क्या करता है, बचाता है। तो फिर इसका मतलब है ये सेम काम हम कैसे करेंगे। याद रखिएगा कि हियर इज द कॉन्सेप्ट। हम कभी भी ये जो तरीका है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको आईडी दी, तो ये बेसिकली क्या करता है, डॉक्यूमेंट में जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रेवर्स करता है, वन बाय वन ढूंढता है यार इस नाम की आईडी किधर पड़ी हुई है, जहां उसे मिलती है वो उठा के लाता। तो हम ये काम नहीं करेंगे और हम ये काम भी नहीं करेंगे। और याद रखिए कि रिएक्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये तरीका भी सही नहीं है, हम ये काम भी नहीं करेंगे। और हम यहां पे आईडीज भी नहीं देंगे। फिर हियर इज द डिफरेंस कि जो वनीला जेएस में और रिएक्ट में डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जब भी आपको डेटा के साथ काम करना हो, डेटा के साथ का मतलब मैं वही एग्जांपल देता हूं इंक्रीमेंट वाली, तो आप हमेशा क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप एक रिएक्ट का दिया हुआ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट। ये जो यूज स्टेट है ये बिल्ट इन फंक्शन है विच कम्स फ्रॉम द रिएक्ट लाइब्रेरी इटसेल्फ। अगर देखें मैंने यूज स्टेट यहां लिखा तो उसने ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लिया। मेरे पास एक पैकेज है ऑटो इंपोर्ट का, इसलिए अगर ऑटो इंपोर्ट ना करे तो आप खुद इसे इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट करली ब्रैकेट, अच्छा ये करली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसका क्या मतलब है, ये डिफॉल्ट नहीं है, वेरी गुड, ये नेम्ड एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्ट का बिल्ट इन फंक्शन है जो रिएक्ट की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो फंक्शन कॉल के लिए ये कन्वेंशन है, आपको पता ही है। अच्छा, आज के बाद याद रखिएगा कि जिस फंक्शन के स्टार्ट में यूज लिखा होगा, जिस फंक्शन के स्टार्ट में यूज लिखा होगा वो एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होगा जिसे हम हुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हुक का मतलब क्या है बाद में बताऊंगा, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, हुक बोलेंगे। जिस फंक्शन, जो भी फंक्शन स्टार्ट, इवन आप अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन भी लिखे ना, अगर उस फंक्शन नॉर्मल फंक्शन को हुक फंक्शन बनाना चाहें तो आप उसके शुरू में क्या लिख देंगे, यूज से उसे स्टार्ट करेंगे हमेशा, ये कन्वेंशन है। अच्छा, हुक क्या है, ये एक फंक्शन ही है लेकिन इस फंक्शन का एक स्पेशल पर्पस है। जैसे कंपोनेंट क्या था, फंक्शन की तरह ही दिख रहा था लेकिन उस फंक्शन का एक खास पर्पस था, ठीक। ये जो यूज स्टेट का हुक है, अब मैं इसे फंक्शन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हुक। हालांकि हुक इंटरनली क्या होता है, फंक्शन ही होता है, क्योंकि इसे कॉल करने का स्टाइल भी वही है। ये यूज स्टेट का हुक हमेशा आपको दो चीजें रिटर्न करता है।
आप मुझे बताएं, आज तक कभी सुना है कोई फंक्शन दो चीजें, दो वैल्यूज रिटर्न करे? कैन अ फंक्शन रिटर्न टू वैल्यूज? अच्छा, मैं अब लिख के बताता हूँ, फिर आपको शायद समझ आ जाए। पता नहीं क्यों वो घबरा गए हैं यार, खुदा के मतलब वेरी क्रिस्टल क्यों नहीं है। मैं कहता हूं जी कि मिसाल के तौर पे ये मैं क्या करने लगा हूं, जरा आप मुझे अंदाजा करें। लेफ्ट साइड पे अरे दी है मैंने, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? सर आप डिस्ट्रक्शन करने लगे हैं। यस, थैंक यू बेटा, आपने बाकी क्लास की भी इज्जत रख ली है। हाँ जी, तुसी बोलो हुण जरा, क्या करने लगा हूं मैं, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे? डिस्ट्रक्चरिंग। किस चीज की डिस्ट्रक्चरिंग? अरे की। कब हो सकती है? जब राइट साइड पे अरे हो। तो यूज स्टेट अरे तो नहीं है, फंक्शन है। क्या फंक्शन डिस्ट्रक्चर हो सकता है? आप अगर देखें कि ये 6 का आखिरी लेक्चर, उसमें ये एग्जांपल मैनुअली करके बताई थी। राइट साइड पे फंक्शन है, फंक्शन डिस्ट्रक्चर हो सकता है? सर वो फंक्शन अगर अरे रिटर्न कर रहा हो तो। यस यस, इसका मतलब है कि वो फंक्शन डिस्ट्रक्चर नहीं हो सकता, लेकिन ये फंक्शन रिटर्न एक अरे कर रहा है। क्या कर रहा है? यही एग्जांपल मैंने मैनुअली करके बताई थी और कहा था कि जब यूज स्टेट पढ़ेंगे तो आपको वहां काम आएगी। एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकता, हमेशा याद रखिएगा। एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवानी है तो वो किस फॉर्म में रिटर्न करवा सकते हैं? या वो ऑब्जेक्ट में डाल दें या वो अरे में डाल दें। तो अब अगर मैं इस यूज स्टेट को डिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि यूज स्टेट एक फंक्शन है जो कि रिटर्न क्या कर रहा है? एक अरे रिटर्न कर रहा है। और अब आप याद रखिएगा कि यूज स्टेट एक स्पेशल फंक्शन है, जिसे हमने हुक बोला। ये हमेशा दो वैल्यूज रिटर्न करता है। दो वैल्यूज का मतलब एक अरे रिटर्न करता है और उसके अंदर दो वैल्यू पड़ी है। अब मैं सिर्फ कहूं दो वैल्यूज रिटर्न करता है, तो आपको समझ जाना है कि बेसिकली वो एक पैक रिटर्न करता है, उसको हम अनपैक खुद करेंगे। तो इस दो वैल्यूज को नाम आप अपनी मर्जी से दे दें। मुझे बताएं कि जब आप अरे को डिस्ट्रक्चर करते हैं तो कोई नाम की रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये नेम दें और ये ना दें? देखिए ना, मैं अगर आपको यहां पे बोलूं कि एक अरे है मेरे पास और इसमें एक, दो, तीन वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और फिर मैं आपको बोलूं कि मैं इसे डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूं, तो मैं क्या यहां पे मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कौन सा नाम दें, पहले को कौन सा नाम दें? अपनी मर्जी का नाम दे सकता हूं ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अरे को डिस्ट्रक्चर करते वक्त। सिमिलर इज द केस हियर कि ये मुझे पता है कि यूज स्टेट ऑलवेज रिटर्न्स टू वैल्यूज, तो मैं उन्हें रिसीव कहां करूंगा? पहली में मैं कुछ भी लिख दूंगा नम, और दूसरी में मैं लिख दूंगा सेट नम। अच्छा, ये भी लास्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आपकी जो अरे है वो एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकती है, नंबर भी रिटर्न कर सकती है, या जो अरे रिटर्न करेगी उस अरे में फंक्शन भी हो सकता है और कोई और डेटा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि यूज स्टेट ऑलवेज रिटर्न्स टू थिंग्स। one of them is a variable and other one is a function. यूज स्टेट दो चीजें रिटर्न करेगी, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। दैट्स इट, सिंपल इज दैट। लेकिन इसके पीछे अगर पूरी फिलॉसफी डेप्थ में समझनी है, वो लास्ट ये 6 वाला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको खुद फंक्शन को डिस्ट्रक्चर करके, यानी एक अरे पास की थी और उस फंक्शन को क्या कहा था, यही अरे सारी क्या कर दो, रिटर्न कर दो, और फिर उस अरे को क्या किया था, डिस्ट्रक्चर करके यूज किया था। तो बस कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, इतनी बात याद रख लें, यूज स्टेट ऑलवेज रिटर्न्स टू थिंग्स, वन इज वेरिएबल, अदर वन इज फंक्शन। अच्छा, इस वेरिएबल में क्या है? अभी तक कुछ नहीं है। मैं जैसे ये लिखा है ना, अभी लिखा था प्लेन जावास्क्रिप्ट में लेट ए इक्वल्स टू 90, यही काम करने का रिएक्ट का तरीका यह है कि आप सिंपली यूज स्टेट, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप किसके थ्रू करेंगे? यूज स्टेट के थ्रू करेंगे। दैट्स इट। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? फॉर एग्जांपल कोई भी इनिशियल वैल्यू, लेट सपोज 50 लिखता हूं, तो जो भी इस फंक्शन में पास करूंगा वही वैल्यू कहां स्टोर हो जाएगी? इस नम में स्टोर हो जाएगी। सेट नम का क्या मकसद है, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। अब मैं अगर इस नम को यहां पे लिखूं तो ये मुझे क्या देगा? 50, and that 50 is actually coming from the state variable. Now this num is called as a state variable. इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल। मतलब ये वेरिएबल ही है, इट कंटेन्स अ डेटा। तो रिएक्ट में हम इसे क्या बोलते हैं?
वेरिएबल को क्या बोलते हैं? किसी भी वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल। समझ आ गई बात? अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि सेट नम क्या करता है। अभी तक मैंने ये बताया कि अच्छा मैं यहां पे पास करता हूं जी, एंड इट वुड गिव मी तो इसका मतलब जो भी डेटा आपने इनिशियलाइज कराना हो, पीछे वेरिएबल के नाम उसी कन्वेंशन के मुताबिक दें। तो मैं नम के साथ कर रहा हूं बात, तो मैं नम ही करूंगा, या 50 कर दें, कुछ भी कर दें इनिशियल वैल्यू, दैट्स अप टू यू। अब मुझे ऑन क्लिक पे इस नम की वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। तो मैं वही पूरा साइकिल जो प्लेन जावास्क्रिप्ट वाला है वो नहीं करूंगा, क्योंकि वो करना होता तो फिर हम इतना तरद्दुद क्यों करते। तो नॉर्मली आधा काम तो वही रहेगा कि जब मैं क्लिक करूंगा तो हैंडल इंक्रीमेंट कॉल होगा, हैंडल इंक्रीमेंट कॉल होगा तो कंट्रोल यहां पे आ जाएगा। यहां आके ये जो सेकंड दूसरी चीज जो यूज स्टेट रिटर्न करती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ सेटर फंक्शन। यानी वो एक फंक्शन रिटर्न करती है, और उस फंक्शन को आप खुद क्या कहते हैं? सेटर फंक्शन। अच्छा, ये कन्वेंशन है, इसका नाम जरूरी नहीं है सेट नम हो, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी चॉइस है। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूं अपडेट एबीसी एक्सवाईजी, लेकिन कन्वेंशनली ये है कि आप हमेशा इस जो फंक्शन होगा ना सेकंड, उसको स्टार्ट सेट से करें और आगे क्या लिख दें? वही वेरिएबल नेम जो पीछे आपने दिया है नम। ये कन्वेंशन है, लेकिन लिख कुछ भी सकते हैं आप। तो कन्वेंशन फॉलो करना जरा ज्यादा बेहतर होता है। रिवायत से हट के चलेंगे तो बहुत सारी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए रिवायात को बरकरार रखें। तो ये जो सेट नम का फंक्शन है ना, इसको हम चूंकि पीछे सेट लिखा हुआ है और सेट नम सेट लिखा हुआ है, इसकी वजह से हम इसे कन्वेंशनली बोल सकते हैं दिस इज अ सेटर फंक्शन। तो जब भी इस वैल्यू को अपडेट करना होगा तो वो सिर्फ यही फंक्शन कर सकता है। सेटर फंक्शन का पर्पस क्या है कि जो वेरिएबल होगा, यूं समझें कि जब भी हम स्टेट डिक्लेयर करते हैं ना, तो स्टेट एक पेयर होता है, एक वेरिएबल खुद और एक उस वेरिएबल को अपडेट करने वाला फंक्शन। तो जब भी आप स्टेट के वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो किसको इस्तेमाल करके करेंगे? सेटर फंक्शन को। तो सेटर फंक्शन क्या? सेट नम। तो मैं कहूंगा जी सेट नम, क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक, तो ए प्लस प्लस। समझ आ गई बात? अब अगर मैं इसको जाके देखूं, अच्छा ये शायद मैंने कुछ गलत कर दिए, सॉरी, ओहो सॉरी, ए नहीं है, नम में बाय द वे। क्लियर होगी बात? अब एक प्रॉब्लम और है, लेकिन उस प्रॉब्लम पे बाद में आते हैं कि मैं एक दफा क्लिक कर रहा हूं तो नहीं हो रहा, दो दफा क्लिक करने पे अपडेट हो रहा है। यानी मैंने एक दफा क्लिक किया, सॉरी लेट मी रिफ्रेश इट, एक दफा क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, एंड इट टेक्स ट्वाइस टू एक्चुअली अपडेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो सिर्फ एक बात समझाना थी, और वो ये समझानी है कि whenever you have to set or update the value, always use setter function। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया जी कि अब आपको वो जो प्लेन ट्रेडिशनल तरीका था कि आपको डॉम मैनिपुलेट करना है, डॉम में जाना है, हर एक एलिमेंट को गेट करना है, उस एलिमेंट को गेट करके फिर उसकी वैल्यू को अपडेट करना है, ये सिंपल काम में तो शायद फिर भी आपको लगे यार ठीक है सिंपल है, एक सिंपल वेरिएबल है ना न्यूमेरिक की। जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा को अपडेट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, किसी अरे को अपडेट करेंगे, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करेंगे, तो फिर आपको असल असल पता लगता है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेट की स्ट्रेटेजी से दैट बिकम्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। यहां तक समझ आ गई है? अब सिवाय एक बात के बाकी आपको क्लियर है कि जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है रिएक्ट में, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यूज स्टेट का हुक इस्तेमाल करेंगे। और जब भी आपको
उस यानी वो हुक आपको दो चीजें रिटर्न करेगा, एक आपको वेरिएबल रिटर्न करेगा और एक सेटर फंक्शन रिटर्न करेगा। जब भी आपको वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है JSX में तो एज इट इज उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन जब इस पर्टिकुलर चीज को आपने अपडेट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सेटर फंक्शन, और सेटर फंक्शन इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। यहां तक किसी को इश्यू है तो बता दें। एनी थिंग दैट नो सर। ओके। अब मैं यही काम मैं इस डबल क्लिक वाले इशू को रिजॉल्व करता हूं, लेकिन पहले मैं जरा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स स्टेट के साथ काम करना बताना चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पे अब आपके पास सिंपल न्यूमेरिक डेटा है, ये आप समझ चुके हैं। अब व्हाट इफ के वी आर हैविंग मल्टीपल स्टेट्स, मिसाल जाहिर है यहां पे आप लेना चाहते हैं जी कोई स्ट्रिंग डेटा, मिसाल के तौर पे आई वांट टू डिस्प्ले माय नेम, सो व्हाट शुड आई गिव, नेम सेट नेम, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है जी, मिसाल के तौर पे दिस। और अब मैं ये चाहता हूं, अच्छा ये भी कर सकता हूं कि मैं एक ही फंक्शन में दोनों स्टेट वेरिएबल्स को अपडेट कर दूं, यानी मैं इस पे क्लिक करूं, मैं नाम को भी यहां डिस्प्ले करा देता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं इसी वेरिएबल इसी इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं या यूं समझ लें कि अपडेट, तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस अपडेट पे क्लिक करूं, ये तो ऑलरेडी हो ही रहा है, साथ में ये भी हो जाए। तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे ये भी मुमकिन है कि मैं हर एक का अपना सेटर फंक्शन इस्तेमाल करूं और नई वैल्यू उसको क्या दे दूं, फॉर एग्जांपल अली। तो ये सेट नेम क्या करेगा, नेम की एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करके नई वैल्यू उसमें असाइन कर देगा और वो यूआई पे रिफ्लेक्ट भी कर देगा। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि आप एक ही यानी एक ही फंक्शन, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने लिखा था ना स्टेटफुल कंपोनेंट और स्टेटलेस कंपोनेंट, किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट में जब यूज स्टेट आप इस्तेमाल कर लें एक दफा भी तो वो अब स्टेटलेस नहीं रहा, वो कंपोनेंट क्या बन गए, स्टेटफुल कंपोनेंट, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या इस्तेमाल कर लिया, स्टेट को इस्तेमाल कर लिया। ये बात समझ आ गई है? सबको क्लियर है जी? तो अब ये दोनों फंक्शंस आपको समझ आ गए हैं, स्टेटलेस कंपोनेंट क्या होता है और स्टेट फुल कंपोनेंट क्या होता है। अब ये जो काम मैंने दो स्टेट्स को एक ही में अपडेट की, तो आप चाहें तो आप इसके लिए डिफरेंट बटन्स बना लें, डिफरेंट यूआई, वो यूआई जो भी है हम थोड़ी सी आगे जाके कॉम्प्लेक्स एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि वो क्या होता है और कैसे हम कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेट्स कंपैरेटिवली सिंपल है, यानी आपकी इनिशियल वैल्यू एक नंबर है या आपकी इनिशियल वैल्यू एक स्ट्रिंग है और आप उसे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अब मैं जरा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स देता हूं, मैं यहां पे कहता हूं जी कि लेट यूज स्टेट, और मैं इसमें लिख देता हूं जी कि मेरे यूज स्टेट में अब एक ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि हम किसी फंक्शन में बतौर पैरामीटर नंबर भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, अरे भी पास कर सकते हैं और किसी फंक्शन में दूसरा फंक्शन भी पास कर सकते हैं, सारा कुछ पता है ना। तो हमने नंबर पास करके देखा, हमने स्ट्रिंग भी पास करके देखी, अच्छा बुलियन नहीं देखा अभी तक हमने, चलिए बुलियन भी देख लेंगे। तो अब हम क्या पास कर रहे हैं, बुलियन भी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स अरे और अरे ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े से, तो उनको जरा जिक्र कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करूं तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किस शक्ल में होता है, की वैल्यू पेयर की शक्ल में होता है। तो की वैल्यू पेयर में हम लिखते हैं जी, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट का सबसे पहले क्या होता है जी, टाइटल होता है, लेट्स सी, इसको मैं कह देता हूँ जी दिस इज अ वॉच, फिर इसकी प्राइस होती है जी दिस इज काइंड ऑफ 2500, प्राइस शुड बी अ नंबर प्रेफरेबली, और फिर प्राइस इज, ये चेक करना चाहता हूं कि इन स्टॉक है या नहीं है, तो इन स्टॉक अगर है तो बुलियन में क्या होगा, ट्रू, और अगर नहीं है तो बुलियन में क्या होगा, फॉल्स। इसी तरह
आप इसकी ब्रांड लिख दें, तो ब्रांड क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली मैं यूज स्टेट को इस्तेमाल करके इनिशियल वैल्यूज को क्या दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट। तो ये डी स्ट्रक्चर क्या करेंगे, वही दो चीजें। इसे क्या कहूंगा जी, प्रोडक्ट, और इसे क्या कहूंगा, सेट प्रोडक्ट। यानी जो वेरिएबल का नाम रखेंगे ना, सेटर फंक्शन में भी सेट का प्रीफिक्स लगा के फंक्शन का नाम भी वही रखते हैं। दैट्स इजी कन्वेंशन। अब जब मैं इस प्रोडक्ट को JSX में प्रिंट करूंगा, ये दोनों मिटा दो ना, रिकॉर्डिंग में तो वैसे ही आ गया मेरे ख्याल में। तो अब मैं कहूंगा जी, मिसाल के तौर पे H2 में इसका टाइटल लिखूंगा, और फिर P में, और फिर P में इसकी प्राइस और बाकी चीजें लिखूंगा। तो मुझे बताएं कि अगर मैं ये लिख दूं, अच्छा एक बड़ा कॉमन सा एरर है जो आपको बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेगा, आज पहले दिन ही वो एरर पढ़ लेते हैं। अगर मैं ये लिख दूं प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी डिस्प्लेड, आउटपुट पे क्या आएगा? यार एक अजीब आदमी हो, मेरा मुंह देखना शुरू हो गया। मैं पूछ रहा हूँ कि जब मैं प्रोडक्ट यहां डिस्प्ले किया तो आउटपुट पे क्या आएगा? सर उस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। आप भी ये कह रही हैं। तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो सरप्राइजिंगली ये एरर दिखाना चाह रहा था आपको, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। जब भी आपको ये एरर आए तो इसका मतलब ये हुआ, या इसका मतलब ये होगा हमेशा के लिए, कि आप JSX में पूरे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते। समझ आइए बात? और ये सेल्फ एक्सप्लिसिट भी है एरर में कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, तो हम बल्कि ऑब्जेक्ट की एक एक प्रॉपर्टी उठा के डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी वी कैन डू दिस प्रोडक्ट डॉट टाइटल, एंड इफ यू गो बैक वी कैन सी दिस वॉच। फिर मैं यहां पे आऊं, और यहां पे मैं दोबारा इसकी कोई और इंफॉर्मेशन करना चाहता हूं, प्रोडक्ट डॉट फॉर एग्जांपल ब्रांड, कैन यू सी दिस वॉच, ब्रांड इज दिस। फिर मैं इसकी अगली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दोबारा P में लिखना चाहूं, तो दैट वुड बी प्रोडक्ट। चूंकि डायनामिक वैल्यू है, वेरिएबल का कंटेंट है, तो वी विल ऑलवेज यूज दिस प्रोडक्ट डॉट प्राइस। आई विल हैव दिस वन। अगर आप इसके साथ रुपीज या डॉलर लिखना चाहते हैं, you can do this one। ये as it is hard coded string होगी because that is written outside the curly bracket, और जो curly bracket में dynamic value है वो as it is आ जाएगी। और फिर स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, ये एक ट्रिकी बात है, तो इसको जरा मैं हाईलाइट कर देता हूं H2 में या H3 में। अगर मैं ये लिखता हूं प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक, कैन यू सी नथिंग अपीयर्स। दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड दैट्स समथिंग न्यू, अनयूजुअल देन द नॉर्मल थिंग्स। तो याद रखिएगा कि जब भी जो बुलियन वैल्यूज होती है ना, वो कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए होती हैं, वो डिस्प्ले करने के लिए नहीं होती। ठीक, मिसाल के तौर, सॉरी क्या हुआ? हाँ मतलब कंडीशन लगेगी, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा अभी क्या लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई बुलियन वैल्यू डेटा में आए, तो नॉर्मली वो बुलियन वैल्यू को डिसीजन करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे हम क्या डिसीजन कर सकते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट के अंदर इन स्टॉक की जो प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रोडक्ट स्टॉक में मौजूद है, तो वहां पे मैसेज लिख दो कि अवेलेबल, और अगर ये स्टॉक में मौजूद नहीं है तो वहां पे मैसेज लिख दो नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि वी हैव टू मेक वन ऑफ द टू पॉसिबल डिसीजंस, यानी हमें दो में से एक डिसीजन करना है, या तो अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, और वो आपको पता है टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर इस क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं, इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। यानी ये इफ एल्स का मुतबादल है, शॉर्टकट है। अभी मैं जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, चले अच्छा हुआ ये भी बीच में ही आ गया। अगर मुझे कहीं ये काम करना हो, इफ एंड एल्स,
तो मैं मिसाल के तौर पे यही काम करना चाहता हूं जी कि इफ इज या इन स्टॉक इक्वल्स टू ट्रू, तो ये लिख दो जी फॉर एग्जांपल रिटर्न अवेलेबल, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो अगर ये किसी फंक्शन में है तो आउट ऑफ स्टॉक। अक्सर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे इस तरह की चीज लिखी होती है, देखी होगी, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक, तो ये जो है ना ये कंडीशनल ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक। ये क्या है? दूसरी चीज, एक चीज तो आपने ये देखा है जी कि आप जेएसएक्स में ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, जेएसएक्स में ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, अभी देखा था ना। अगर मुझे ये काम करना हो कि मैं यहां पे जाके इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ये वाला ब्लॉक लिख दूं, दैट स्ट्रेट अवे इज एन एरर। तो इसका मतलब है जेएसएक्स की एक और लिमिटेशन कि आप जेएसएक्स के अंदर कोड ब्लॉक नहीं लिख सकते। जेएसएक्स के अंदर आप कोड ब्लॉक, हाँ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब कोई कैलकुलेशन है, कोई वेरिएबल है, कोई मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन है तो उसकी इवैल्यूएशन हो जाती है। कोड ब्लॉक नहीं लिख सकते पूरा का पूरा। तो अब देख लें एक्सएमएल की रिस्ट्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता खुल के मजीद सामने आ रही है, पहले सिर्फ 3 पढ़ी थी बेसिक हमने। तो ये काम आप यहां नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये काम चाहिए, हमें ये काम चाहिए कि हमें ये जानबूझ के मैंने इन स्टॉक की प्रॉपर्टी रखी थी ताकि चले एक नया कॉन्सेप्ट भी आ जाए। अगर आपको इस तरह का काम चाहिए, कोई कंडीशन चेक करनी है, किसी कंडीशन की बेस पे कोई डिसीजन करना है और जेएसएक्स के अंदर रहते हुए करना है, तो देन यू कैन नॉट यूज दिस कोड ब्लॉक इनसाइड जेएसएक्स। व्हाट यू कैन डू इज कि आप एग्जैक्टली यही चीज इस तरह लिख सकते हैं कि इन स्टॉक अगर ट्रू है तो फिर ये काम करो, और ये काम क्या करो कि आप इसे कह दो जी कि अवेलेबल, अदरवाइज ये कर दो आउट ऑफ स्टॉक। दिस इज कॉल्ड, ये इसका ऑल्टरनेटिव है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज अ कोड ब्लॉक। ये काम यही करेगा कि अगर ये कंडीशन चेक करेगा कि इन स्टॉक ट्रू, अगर ये ट्रू के बराबर है तो फिर क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इसको स्किप कर देगा। और अगर ये फॉल्स होगा तो क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप करके इसको एग्जीक्यूट करेगा। हाउ इट इज एन एक्सप्रेशन, आप ये इफ एल्स के रिजल्ट को कभी भी किसी वेरिएबल में सेव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक इट एन एक्सप्रेशन। समझ आ गई ये बात? बट दिस यू कैन डू दैट, यस। क्लियर हो गई ये बात? दैट्स व्हाई एक्सप्रेशंस आर अलाउड इनसाइड द जेएसएक्स, कोड ब्लॉक्स आर नॉट अलाउड। ये बात समझ आ गई है? तो अब जरा देखें, इसको मैं हटा, ये है टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली। टर्नरी क्यों बोलते हैं? यूनी बाय ट्राई, इससे निकला है। यूनी का मतलब आपको पता है कि, चले छोड़े, बोले ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक ऑपरेंड जिस ऑपरेटर को चाहिए हो वो यूनी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। जिस ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए हो वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। और जिस ऑपरेशन को 3 ऑपरेंड चाहिए हो वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। तो दैट्स व्हाई इसको 3 ऑपरेंड चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। एंड दिस इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहरहाल खैर, तो मैं यहां पे क्या चेक करूंगा जी? यहां पे आके मैं चेक करूंगा कि अगर प्रोडक्ट डॉट स्टॉक की प्रॉपर्टी ट्रू है तो फिर क्या करो, क्वेश्चन मार्क में H2 में ये लिख दो, अदरवाइज ये लिख दो। ट्रू है तो क्या लिख दो? अवेलेबल। और अगर ट्रू नहीं है तो क्या लिख दो? आउट ऑफ स्टॉक।
Now if you come back, can you see this? This is available. और अगर मैं यहां जाके डेटा में इसको फॉल्स कर दूं, इट्स आउट ऑफ स्टॉक। समझ आ गई बात? तो जब भी आपके डेटा में कहीं भी कोई बुलियन वैल्यू आ जाए, डोंट ट्राई टू डिस्प्ले इट इन द आउटपुट, उसका कोई मकसद ही नहीं है। मैं अगर ये लिखूं किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे लिखा हो अवेलेबिलिटी स्टेटस और आगे लिखा हो ट्रू या फॉल्स, दैट डजंट मेक मोर सेंस। रादर ये जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड है या फ्रेज है, दैट मेक्स मोर सेंस। इट इज अवेलेबल आर आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है? दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। और आखिरी चीज ये क्या थी जी हमारी? ब्रांड। तो ये हम इसको भी कर देते हैं जी, पी में प्रोडक्ट डॉट ब्रांड। अच्छा, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है? अब सवाल ये है कि मैं अब ये जो चीज है ना आउट ऑफ स्टॉक, मैं चाहता हूं कि मैं अपडेट पे क्लिक करूं तो ये आउट ऑफ स्टॉक क्या बन जाए? अवेलेबल हो जाए। मैं यूं अज्यूम करें कि ई कॉमर्स की वेबसाइट के आप ऑनर हैं और कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक चली गई, आपने बाजार से मजीद मंगवाई, अपने स्टॉक को फिल किया और फिर आप अपने ई कॉमर्स के स्टेटस को जाके क्या करना चाहते हैं कि जो जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है उसको वापस क्या कर दो? अवेलेबल कर दो। तो यानी मैं चाहता ये हूं कि मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूं तो यहां आउट ऑफ स्टॉक की जगह क्या आ जाए? अवेलेबल आ जाए। मेकिंग सेंस और नॉट? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूंगा, इसको मिटा देता हूं, दैट इज नो मोर इन यूज। और अगर आप इजाजत दें तो हम इन चीजों को फिलहाल कमेंट कर दें ताकि हम एक चीज पे फोकस करें जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? जस्ट एक प्रोडक्ट है। और अपडेट करके मैं इन दो स्टेट वेरिएबल्स को भी हटा देता हूं सो दैट वी कैन अगेन फोकस ऑन वन थिंग। और इसको भी कर दें। और इस फंक्शन का नाम अपडेट हैंडल इंक्रीमेंट का मतलब अब इंक्रीमेंट तो नहीं रहा ना, हैंडल अपडेट। और इसको हम ये कर दें, दैट्स द रीफैक्टरिंग या रीफैक्टरेशन ऑफ कोड। तो यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग एन ऑब्जेक्ट एंड आई विल बी अपडेटिंग ओनली वन प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब आप नॉर्मल सिंपल वैल्यू को अपडेट करते हो तो क्या इस्तेमाल करते हो? सेटर फंक्शन। आपके मुरझाए हुए चेहरों से देख के ना मैं घबरा गया हूं। वेरिएबल को यस। अपडेट करते हो सेटर फंक्शन इस्तेमाल करते हो ना, तो मैं यहाँ क्या इस्तेमाल करूंगा? मुझे कोई बताएगा कैसे अपडेट होगा ये प्रोडक्ट? सर उसकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे। मुझे बताएं ना, जरा डिक्टेट करेंगे प्लीज। सर प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक इक्वल टू ट्रू। इक्वल्स टू ट्रू। ये याद रखिएगा, जब आप दो दफा इक्वल लिखते हैं ना तो आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अपडेट नहीं कर रहे होते वैल्यू को। तो एक दफा अगर आप कहते तो मैं कुछ ना कुछ मान लेता, लेकिन ये तरीका सही है? कितने लोग कहते हैं सही है? यानी मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी इन स्टॉक को फॉल्स से ट्रू करना है। ये चीज तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है? प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक पे ना। तो इन स्टॉक इनिशियली क्या है? फॉल्स है। तो क्या आ रहा है? आउट ऑफ स्टॉक। तो किसी तरह मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये अवेलेबल बन जाएगी ना? इज इट? तो क्या करूं यहां पे, ये ठीक चलेगा? अच्छा, सारे ऐसे चुप कर गए और जब मैं पूछता हूं कुछ सवाल है तो इस तरह कहते हैं यस सर। अब अगर मैं इसे अपडेट करता हूं तो कुछ गड़बड़ हो गई है। अब ये मुझे आपने बताना है कि गड़बड़ हुई क्या है। आई वुड लाइक टू हियर समथिंग। सर। जी जी।
हुआ क्या, ये नहीं पूछ रहा सोल्यूशन क्या है, सिर्फ ये पूछ रहा हूं हुआ क्या। मुझे बताएं कि सेट प्रोडक्ट जो है ये किसको अपडेट करने का रिस्पॉन्सिबल है? सेट पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट करने का रिस्पॉन्सिबल है। आप इसको क्या अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? एक प्रॉपर्टी। तो ये करेगा क्या? म्यूटेट कर देगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। क्यों? मेरी एक बात सुने जरा यार, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, खुदा का वास्ता है। मैंने ये किया लेट std इक्वल्स टू ये लिखा, और मैंने बल्कि std नहीं सॉरी, इसी पूरे प्रोडक्ट को लेता हूं, प्लेन जावास्क्रिप्ट की तरफ आ जाए, ये किया ठीक। और अपडेट करते वक्त मैं क्या कर रहा हूं पता है? std इक्वल्स टू ट्रू, ये कर रहा हूं मैं अभी। समझ आ गई ये क्या कर रहा हूं? कि एक्चुअली std पे क्या पड़ा हुआ है? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, और अपडेट करते हुए क्या कर रहा हूं मैं? उस पूरे ऑब्जेक्ट को ट्रू कर रहा हूं। तो ये क्या करेगा? इस पूरे ऑब्जेक्ट को खत्म करके इसमें सिर्फ क्या असाइन कर देगा? ट्रू असाइन कर देगा। तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं? उड़ गई ना। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? ओरिजिनल प्रोडक्ट को म्यूटेट कर दिया। म्यूटेट का मतलब उसका पहला सारा सत्यानाश बिगाड़ दिया, फिर उसमें सिर्फ ट्रू असाइन कर रहे हैं। हाँ सर कॉपी करेंगे सारे, सॉरी, कॉपी करेंगे इसकी वैल्यू को, यस, डॉट डॉट। कॉपी करेंगे। कॉपी करके ये कहेंगे यार जो कुछ पहले पड़ा हुआ है ना उसको एज इट इज रखो, उसकी एक कॉपी बना लो, और फिर जाके उसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी को अपडेट करो, ओरिजिनल को म्यूटेट। हाय हाय। तो ये कैसे होगा बेटा? ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये ऐसे होगा। पहली बात तो ये है कि आपने जब अपडेट करना है तो जो इनिशियल शेप है ना किसी भी वेरिएबल की, उस शेप को बरकरार रखना है। तो इनिशियल शेप क्या थी? ऑब्जेक्ट। तो अपडेट करते वक्त भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। समझ आई बात? दूसरी बात, पहले 3 डॉट लगा के जो उसकी असल हालत है ना प्रोडक्ट, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाओ पहले, ताकि जो पहले से चीज पड़ी है उसको तो म्यूटेट ना करो। कॉपी बन गई। कॉपी बन के फिर उस प्रोडक्ट की इन स्टॉक प्रॉपर्टी में जाओ और उसको क्या असाइन करो? फॉल्स की जगह ट्रू कर दो। क्लियर होगी ये बात? ये कर दे। ये बात क्लियर है या नहीं है? यस। ये क्या करेगा? ये वाली जो चीज है ना, ये सिर्फ ये करेगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को, यानी ये एक नया ऑब्जेक्ट यूं है, ये सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज आ जाएंगी, और फिर एंड पे आ जाएगा इन स्टॉक ट्रू। तो ये भी इन स्टॉक, ये भी इन स्टॉक। जो प्रॉपर्टी बाद में आती है ना वो अपडेट कर देती है पहले वाले को। तो यहां तक ये जो काम है, कॉपी कौन क्रिएट करेगा? ये वाला ऑब्जेक्ट। ये जब मैंने ये यहां पे लिखा तो इसका मतलब क्या है? मैं ये सारा कुछ यहां पे लिख रहा हूं, और उसके बाद क्या दे रहा हूं? इन स्टॉक ट्रू। तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या थी? फॉल्स। अपडेट करके क्या दे रहा हूं? ट्रू। तो ये क्या अपडेट होगा? बाकी सारा का सारा ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। क्या अपडेट होगा? सिर्फ इन स्टॉक। जो मर्जी प्रॉपर्टी अपडेट करना चाहे इसी तरह होगी। नाउ इफ आई गो बैक, आई गेट माई ऑब्जेक्ट बैक। ठीक हो गया? मसला तो नहीं रहा ना? आपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को म्यूटेट होने से बचा लिया। ये वही म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कांसेप्ट है जिसको हमने कहा था कि हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैं ये प्राइस की वैल्यू को भी अपडेट करके 5000 करना चाहूं, व्हाट विल आई डू?
वेरी गुड, जाहिर है जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज को अपडेट करना चाहे कर सकते हैं। प्राइस इज गोइंग टू बी 5000। नाउ इफ यू कम बैक, आउट ऑफ स्टॉक 2500, अवेलेबल 5000, बाकी सारा कुछ as it is रहा, because I did not update the value of the object directly and I am not allowed to do so। याद रखिएगा, जब भी आप सेटर फंक्शन यूज करें तो सेटर फंक्शन के जिस वैल्यू को अपडेट करेगा, अपडेट के वक्त उस वैल्यू की शेप को बिगाड़ना नहीं है। पहले क्या कर रहे थे आपने, सारा सिर्फ प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक करें और फॉल्स कर दें, ट्रू कर दें, क्यों? बाकी सारी किधर जाएंगी भाई, उनका भी तो ख्याल रखना है। यही काम होगा इन केस ऑफ एन अरे, कि जब आपने अरे को अपडेट करना होगा तो उसको भी क्या करना होगा, म्यूटेशन से बचाना होगा। पहले अरे की सारी वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर कॉपी क्रिएट करना होगा, कॉपी ऑफ एन अरे, फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज को अपडेट करना होगा। समझ आ गई बात? यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट डीलिंग विद द स्टेट इन द रिएक्ट कंपोनेंट, व्हाट इज स्टेटफुल फंक्शनल कंपोनेंट। और ये जो स्टेट है ना, ये सबसे ज्यादा दो, यानी स्टेट और प्रॉप्स जो कल पढ़ेंगे हम, ये सबसे ज्यादा प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दो कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये कल बताऊंगा कैसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जिसकी स्टेट और प्रॉप ही क्लियर नहीं है ना, वो रिएक्ट में आगे बिल्कुल नहीं चल सकता। आई एम सॉरी, बिल्कुल स्ट्रेट अवे ऐलान है कि बिल्कुल हिल भी नहीं सकता रिएक्ट में, जिसकी स्टेट और प्रॉप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज आके आप इसको सही करके रगड़ें स्टेट के कॉन्सेप्ट को। और जी वीडियो पिछली सारी अपलोडेड है और वो गूगल ड्राइव पे अपलोड होती हैं, और आप बहुत लेट हैं। ये पहले दिन से सबके पास अपडेटेड वीडियोस पड़ी हैं, नहीं पड़ी? नहीं पड़ी? हाँ। आप स्टे अपडेटेड प्लीज, ठीक है? ये बहाना आके मेरे सामने नहीं चलेगा जी कि आपने वीडियो ही अपलोड नहीं की। मेरे तो पा दो सारा कुछ, तुसी नहीं की थी, ऐसी भी नहीं की थी मेरे। बदमाशी अदले दा बदला। सॉरी, मुझे समझ नहीं है क्या कह रहे हैं।